Good morning, students. Today's topic is friction. Friction. Friction क्या होती है? When one body moves over the surface of another body, जैसे कोई भी बॉडी ले लें हम, जैसे है तो कोई भी बॉडी ले लें हम, जैसे कि मार्करी है या कोई स्टिक ले लेती हैं, जैसे कि यहाँ पे है, तो ये वन बॉडी है। जब इसके ऊपर हम जब तक हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, जैसे ये बॉडी नीचे ये स्केल पड़ी है तो ऊपर ये कंपास के ऊपर ये रखेंगे, तो अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। जैसे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, इसको जोर से इधर मतलब लाने की कोशिश करूंगा ऐसे करके, अगर मैं कम फोर्स लगाऊंगा तो ये स्टिक जो है रॉड इसके ऊपर मूव करने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे मैं इसको इधर मूव करना चाहता हूं तो इसके साथ जो रबिंग होती है इसके साथ, तो वो उसको इधर दबाएगी तो इसको इधर नहीं जाने देगी। अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, जैसे आवाज भी आ रही है, ये फ्रिक्शन ही आवाज पैदा करती है, साउंड। जैसे मैं बाहर स्टिक को इधर घुमा रहा हूं तो इसके कांटेक्ट में फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो जो अप्लाइड फोर्स है वो कंपल्सरी है जब हमने फ्रिक्शन का पता लगाना है। तो व्हेन वन बॉडी मूव्स और ट्राई टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, देन एट देयर कांटेक्ट, टू बॉडीज के कांटेक्ट में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के। जैसे कि बॉल रोलिंग इन द प्लेग्राउंड, ये एग्जांपल हम आपको लिख के भी देंगे। अगर हम प्लेग्राउंड के अंदर कोई बॉल ऐसे किक मार के छोड़ देते हैं तो इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द ग्राउंड। जो ग्राउंड है, जो उसकी सरफेस की बॉल के साथ जो फ्रिक्शन होगी वो उसकी वजह से रुक जाएगा। साथ में एयर फ्रिक्शन भी है, लेकिन मेन जो है कोई भी एक एग्जांपल आपको बतानी है। तो फ्रिक्शन क्या होता है? एक अपोजिंग फोर्स है। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में जाना चाहती है तो फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी दो बॉडीज की, तो दो बॉडीज के कांटेक्ट में ही होती है। तो आइए हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन कैसे बताते हैं। फ्रिक्शन इज, ये मेन इसका आज हमारा टॉपिक है। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स ही है। फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स, मतलब अपोजिंग मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये बदनाम है, अपोजिंग फोर्स है। फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग मतलब अपोज करती है, जो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, अपोजिंग फोर्स। व्हेन वन बॉडी, जबकि दो अपोजिंग फोर्स which comes into play, हम इसको थोड़ा स्टाइलिश लिखते हैं, which comes into play। comes into play क्या होता है? जो ऑटोमेटिकली वहां प्ले करने के लिए, अपना रोल प्ले करने के लिए आ जाती है। कहां पे? which comes into play at the contact। contact मतलब जब दो बॉडीज का वहां पे कांटेक्ट होगा, at the contact of two bodies, दो बॉडीज मटेरियल के कांटेक्ट में। when, कब? when at least, क्योंकि उसमें रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए, तो उसके लिए बोलेंगे when at least one body, दोनों नहीं तो एक तो मूव करनी चाहिए। अप्लाइड फोर्स लगाते हैं जब हम when at least one body moves, मतलब जब चलती है, और ट्राई टू मूव, या मूव करे या ट्राई करने मूव करने की कोशिश करे, तब जो अपोजिंग फोर्स है, मतलब अपोजिंग फोर्स ही फ्रिक्शन होती है। मतलब फ्रिक्शन क्या हुई? फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स which comes into play, which comes into play मतलब दोनों बॉडीज के कांटेक्ट में। जैसे जी मेरे हाथ को इधर कर रहा हूं और दूसरे को मैं चाहे दोनों करूंगा, दोनों के ऊपर भी दोनों बॉडी भी मूव कर सकती हैं, तभी उनके बीच में रबिंग होगी, जो फ्रिक्शन होगी। इसलिए हमने एटलीस्ट लिखा है, दो बॉडी में से एक बॉडी एटलीस्ट मूव करे या ट्राई टू मूव करने की कोशिश करे। फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स है which comes into play at the contact of two bodies when at least one body moves or try to move।
ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, वो तो बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो क्योंकि हम एटलीस्ट वन बॉडी बोल रहे हैं, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। तो फ्रिक्शन जो होती है आपको पता है, इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं फ्रिक्शन की। जैसे अभी मैं बोल रहा था तो मैं आपको लिख के बताता हूं। ए बॉल रोलिंग इन द प्लेग्राउंड, अभी मैं जो आपको बोल के बता रहा था, ए बॉल रोलिंग इन द प्लेग्राउंड stops after some time, stops after some time, ये आपने देखा होगा after some time, जो प्लेग्राउंड के अंदर जब हम किक मारते हैं बॉल को तो वो रोल कर रहा है, तो थोड़ी देर के बाद रुक जाता है आफ्टर सम टाइम्स। किसकी वजह से? ड्यू टू फ्रिक्शन। लेकिन कौन सी फ्रिक्शन? विद या फ्रिक्शन ऑफ द ग्राउंड, फ्रिक्शन ऑफ द ग्राउंड लिख सकते हैं, ग्राउंड सरफेस, या वो एयर भी होती है, चलो एक ही काफी है एग्जांपल के लिए। तो आइए हम बताते हैं कि फ्रिक्शन तो फोर्स नहीं ना, लेकिन अपोजिंग फोर्स है जिसमें लॉस ऑफ एनर्जी तो होता ही है, क्योंकि ये फ्रिक्शन जो है नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव जो फोर्स में आती है, जो फ्रिक्शन होती है, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ एनर्जी होता है। जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी या मैग्नेटिक फोर्स या कोई और ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कंजर्वेटिव होती है, कंजर्व रहती है। लेकिन ये जो फ्रिक्शन है ये अपोजिंग फोर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव में आती है, और ये तीन टाइप की होती है। फ्रिक्शन इज ऑफ थ्री टाइप। फ्रिक्शन टाइप इसके बताएंगे, फ्रिक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स। फ्रिक्शन थ्री टाइप्स की है और इसके तीनों टाइप्स में अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि नंबर वन जो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बेटा स्टैटिक का मतलब ही एट रेस्ट होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये कौन सी फ्रिक्शन होती है? फ्रिक्शन तो एट द कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज ही होती है, लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसको हम F के साथ ऐसे लगा देंगे, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का सिंबल बताने के लिए फ्रिक्शन को हम F बोलते हैं, ऐसे लगा दें स्टैटिक के लिए। तो ये हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट इज दैट फ्रिक्शन, ये हम आपको ग्राफ बना के भी दिखाएंगे। इट इज दैट फ्रिक्शन when one body under the applied force, जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, when it is that friction when one body under applied force, क्योंकि जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक तो कोई सवाल ना पैदा होता है कि फ्रिक्शन होगी। तो वो अंडर अप्लाइड फोर्स है बट स्टिल एट रेस्ट। देखो इट इज दैट फ्रिक्शन व्हेन वन बॉडी अंडर अप्लाइड फोर्स इज स्टिल मतलब अभी, क्योंकि उसके बाद मूव भी कर सकती है, इज स्टिल एट रेस्ट ऑन द अदर बॉडी, ऑन द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी, ऐसे सिर्फ ऑन द अदर बॉडी भी लिख सकते हैं। जब जो बॉडी है, क्योंकि दो में से एक के ऊपर तो फोर्स लगाएंगे ना हम, अब जब हम एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अंडर अप्लाइड फोर्स है, वो स्टिल मतलब अभी भी एट रेस्ट है। रेस्ट जो होता है स्टैटिक से वर्ड मिलता है, मतलब स्टैटिक का मतलब ही रेस्ट होता है। तो बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो अभी भी रेस्ट पे है। जैसे मैं अभी बता रहा था, ये हमने जो डी ली है इसके ऊपर ये है, तो मैं थोड़ी सी फोर्स लगाई, वो मुझे पता है, लेकिन जी स्केल उधर नहीं जा रही, तो वो जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन बॉडी एट रेस्ट है। लेकिन जब मैं फोर्स को बढ़ाऊंगा तो ये चलना शुरू कर देगी, फिर वो कौन सी फोर्स हो जाएगी? वो काइनेटिक या डायनामिक फोर्स हो जाएगी। लेकिन जब उसकी लास्ट वैल्यू भी एक होती है तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की लास्ट वैल्यू होती है मैक्सिमम। तो इसमें हम एक मैथमेटिकली स्टेप बता सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है, जिसको हम एफएस तो बोलते हैं, STATIC, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। बेटा ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, ये मैंने क्यों लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैं स्टैटिक फ्रिक्शन बता रहा हूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब ओम्स लॉ को ओबे करती है। जैसे जैसे हम
ओम्स लॉ जैसे वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है ना, ओम्स लॉ की तरह, ओम्स लॉ नहीं, ओम्स लॉ की तरह। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तभी पैदा होगी जब हम अप्लाइड फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, बॉडी को मजबूर करेंगे चलने के लिए, लेकिन वो लास्ट दम तक चलेगी नहीं। जब तक नहीं चलेगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, बॉडी स्टिल एट रेस्ट, लेकिन फोर्स लगा रहे हैं। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ती जाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ती जाएगी। ये एक वैल्यू नहीं, बहुत सी वैल्यू होगी, लेकिन इसकी जो लास्ट वैल्यू होगी मैक्सिमम, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, वो दूसरी टाइप में आ जाएगी। तो देखो इसको क्या बोलेंगे हम, एक तो आ गया एफएस, फिर आ गया एक एफ एल, लिमिटिंग मतलब लास्ट लिमिट, लिमिटिंग फ्रिक्शन उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बेटा इसको हम एफ के साथ एल वर्ड लगा देंगे, ऐसे लेटर जो है सब्सक्रिप्शन भी जिसको बोलते हैं, ऐसे करके साइड में नीचे करके लगा देंगे। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, इट इज द यही स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो अभी हमने आपको स्टैटिक फ्रिक्शन बताई है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो गए वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब उसकी लिमिट आ गई लास्ट। इट इज द मैक्सिमम value of the static friction when the body is when one body जिसके ऊपर under force, when one body under force का मतलब जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, अंडर अप्लाइड फोर्स बोल सकते हैं, अंडर फोर्स एक ही बात है, इज जस्ट अबाउट टू मूव, वो चलने ही वाली है, जस्ट बिगिंस टू मूव, अभी चलने ही वाली है, तब उसको बोलेंगे। जी हमने लिखा जो साथ में, when one body under force is just begins to move, just begins to move, और फ्रिक्शन हमेशा दो बॉडी के कांटेक्ट में ही होगी, जो कि स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन लिख दी है, तो वो बात हम बार बार रिपीट करने वाले नहीं है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन आ गई। फिर इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन। बेटा काइनेटिक होता है मूव करना, जैसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, द एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो जब इसको हम काइनेटिक को डायनामिक भी बोल सकते हैं। तो हम लास्ट वाली जो बता रहे हैं आपको टाइप काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक, जहां हम इसके साथ वर्ड लिख सकते हैं डायनामिक, डायनामिक एक ही बात है, काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। बेटा मैक्सिमम तो लोग काइनेटिक ही बोलते हैं, इसलिए हम इसको एफ के साथ के लगा देते हैं। बेटा जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, तो ये क्या है, इट इज द फ्रिक्शन व्हेन वन बॉडी इज, इट इज द फ्रिक्शन, इट इज दैट फ्रिक्शन when one body is moving over the surface of another body, whether it is sliding or rolling। अगर स्लाइडिंग है तो उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, अगर रोलिंग है तो उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन भी स्पेशल नाम बोल सकते हैं। तो हम ये कहेंगे इट इज दैट फ्रिक्शन when one body is moving, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चल रही है, इज मूविंग। अब मूविंग में हम बोल सकते हैं जैसे कि स्लाइडिंग भी बोल सकते हैं, या रोलिंग भी बोल सकते हैं। अगर स्लाइडिंग होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन का नाम स्लाइडिंग फ्रिक्शन पड़ जाएगा, अगर रोलिंग होगी मतलब बॉडी जैसे बॉल रोल करता है तो वो रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। इसलिए ये मैंने सिग्नल दे दिया कि मूव करनी चाहिए, मूव से ही काइनेटिक फ्रिक्शन बनेगी। इट इज दैट फ्रिक्शन when one body is, अब फ्रिक्शन की स्पेलिंग आपको नहीं दिख रही है मेरे ख्याल से, मैं खुद सोच रहा हूँ, तो ये साफ करके लिख देता हूँ। when one body is moving और स्लाइडिंग और रोलिंग भी बोल सकते हैं, over the surface of the other body, अदर जैसे सेकंड जो भी होगा, क्योंकि दो बॉडी के बीच में ही फ्रिक्शन पैदा होती है। तो बेटा इसको हम एफ के से करेंगे, और
और ये भी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, लिमिटिंग वैल्यू भी कांस्टेंट। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की बहुत सी वैल्यू होंगी, क्योंकि अप्लाइड फोर्स को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको तीनों टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूं। आइए हम इसको ग्राफ से तीनों को 1 2 3 इनको मैं ग्राफ से आपको शो करके बताता हूं। देखो ग्राफ किसके बीच में आएगा, ग्राफ आएगा जो अप्लाइड फोर्स है, जो हम फोर्स, क्योंकि जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे फ्रिक्शन तो बनेगी नहीं। तो अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन। जैसे वर्टिकल जो है जी हम फ्रिक्शन लेंगे, अगर आप कहो तो मैं ये ऐसे करके F R I C T I O ऐसे करके लिख दिया, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू वर्टिकली ऐसे बढ़ेगी। जैसे जैसे हम हाइट पे चलते जाते हैं स्केल का यूज कर लेते हैं, जो लाइन है सीधी स्ट्रेट होगी तो काफी अच्छा लगेगा आपको। और जहां भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये शो करेगी अप्लाइड फोर्स। बेटा ये अप्लाइड APP, अप्लाई मतलब जो हम खुद अप्लाई करते हैं, जिस भी तरीके से करते हैं इस डायरेक्शन में, ये अप्लाइड फोर्स आएगी। और ये ओरिजिन है इसका, और ये फ्रिक्शन जिसको शॉर्टकट आप F भी बोल सकते हैं। अब दो यहां पे भी मैंने लिखा है, जैसे ओम ला में वोल्टेज और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती है ना, जहां भी स्टैटिक फ्रिक्शन को बताने के लिए अप्लाइड फोर्स के साथ जो इसका ग्राफ आएगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, और दोनों के बीच में ऐसे वो लाइन चलेगी ऐसे, ठीक है ना। जब तक ये लाइन स्ट्रेट है तो समझो कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो हम इस लाइन के ऊपर F के साथ S लगा के जिस शो कर सकते हैं कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन शो कर रहा है ये ग्राफ। अब जहां पे जो हाईएस्ट वैल्यू है, जैसे कि इस लाइन के साथ साथ फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और जहां पे जितनी भी वैल्यूज हैं जो स्टैटिक फ्रिक्शन दिखा रही है। अब जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे दम लगेगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। और फिर थोड़ी सी वहां से कम होगी और वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगी। वो लाइन जो ग्राफ है वो अप्लाइड फोर्स के पैरेलल चलेगा। ये अप्लाइड फोर्स की जो लाइन है जहां तक आगे जाएगी, ये स्केल का यूज करके हम आपको बताते हैं ऐसे करके। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अप्लाइड फोर्स इस लाइन के ऊपर हम हॉरिजॉन्टली ले रहे हैं, और ये जहां पे जो ऊपर की तरफ कर्व हुई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पॉइंट पे जो एक फिक्स वैल्यू होगी दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू ऐसे बढ़ती है, तो सबसे हाइट पे जो लाइन जाती है वो हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन शो करती है। तो जहां पे हम ऐसे करके इसको ऐसे एरो से कि ये जो पोर्शन है जो इतना कवर कर रही है जहां से, ये आपको बताएगी को क्या चीज बताएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसमें F के साथ हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, L की सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं F है जो मैंने जी लिखा है। अब इसके बाद जितनी भी वैल्यू आएगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन से वो सारी वैल्यू कम होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन भी, लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। बाकी F S जहां ये जो आगे जितनी भी वैल्यू होगी F के वो कांस्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो कौन सी होगी, F है, सबसे हाइट में गई जो F के भी कम है F S भी कम है, लेकिन F S और F K में क्या फर्क है, F K भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी एक ही फिक्स, क्योंकि जहां से इस लाइन के सामने एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन इस लाइन के सामने बहुत सी वैल्यू आ रही है, जहां पे वैल्यू लग है, जहां पे वैल्यू लग है, जहां पे वैल्यू लग है, क्योंकि इस लाइन का काम है फ्रिक्शन बताना। तो ये जो लाइन जहां से जहां है स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स बढ़ती जा रही है। जहां पे कम है, जहां ज्यादा है, जहां ज्यादा है, जहां ज्यादा है, और जहां पे जब मैक्सिमम होगी बिल्कुल हाइट पे जाके तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन बन गई, और फिर उसके बाद थोड़ी सी कम हुई और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट चली गई। चेंज कौन सी होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन। बाकी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी कम है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन में वैल्यू चेंज होती है, काइनेटिक की जो चेंज नहीं होती, नॉन लिमिटिंग चेंज होती है। तो ये था थ्री टाइप्स का फ्रिक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स जो मैंने आपको बताया, और इसके ऊपर फोर लॉज हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, वो भी मैं आपको चलते चलते लास्ट में बता देता हूं। ये आपने ग्राफिकली भी शो करने हैं, एक्सप्लेन जब करने आपने तीनों टाइप,
तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो इस पोर्शन में मैं आपको लॉज ऑफ फ्रिक्शन बता देता हूं। लॉज ऑफ फ्रिक्शन कैपिटल में लिखने का मतलब इसकी अलग से इंपॉर्टेंस है। फ्रिक्शन के 4 लॉज हैं। मैं फर्स्ट लॉ लिखूंगा, सेकंड लिखूंगा, थर्ड लिखूंगा और फोर्थ लिखूंगा। वो तो आप भी समझ रहे हैं, वो तो मैं चारों के चारों लिख के ही आपको बताऊंगा। आपको पता है जहां पे मैंने जो स्पेस रखी है फर्स्ट लॉ, बेटा मैं ऑलवेज जहां पे लॉज ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन, सेकंड लॉ ऑफ फ्रिक्शन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन ही है। लेकिन जो पहला लॉ है वो क्या बताता है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर बात कर रहा है। सारी स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू होती है तो वो भी फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नॉर्मल रिएक्शन। बेटा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि अभी मैं दोबारा आपको बताइए उठाऊंगा और इसके ऊपर ये रखूंगा, और ये जो बॉडी है जिसका इसका वेट है, तो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन इसका ऊपर की तरफ होता है। रिएक्शन क्या होता है, जो रिएक्शन होता है, वेट इज द फोर्स जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है। जब कोई बॉडी इस बॉडी के ऊपर पड़ी है तो वो उसके ऊपर एक्ट कर रही है, इसका जितना ज्यादा वेट होगा इतना ही इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा और उसके ऊपर डिपेंड, मतलब वेट के ऊपर ही डिपेंड करती है। लेकिन बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जिसको आर बोलते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ये पहला लॉ है। पहला लॉ क्या है, चाहे उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलो या सिंपली लिमिटिंग फ्रिक्शन या फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डिपेंड, एक ही बात है, प्रोपोर्शनल टू द, जैसे मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा था ना, प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, इसी तरह से कोई भी फ्रिक्शन है लेकिन नाम लिमिटिंग फ्रिक्शन का आएगा लॉ के अंदर। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स नहीं लिखूंगा मैं, नॉर्मल रिएक्शन। क्या लिखूंगा, नॉर्मल रिएक्शन। बेटा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जो बॉडी की सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाती हुई एक रिएक्शन होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर पड़ी होती है तो वो बॉडी जो है नीचे दबाती है ऊपर वाली, और नीचे की बॉडी जो है उसके ऊपर रिएक्शन करती है 90 डिग्री सरफेस पे, उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ये पूरा वर्ड मैं आपको लिख के यहां पे बताता हूं, और उसको आर बोलते हैं। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, दैट इज एफ, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखो या सिंपली फ्रिक्शन लिखो, इट इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन आर। लोग एफ ही बोलते हैं क्योंकि कोई भी फ्रिक्शन हो सकती है, लेकिन मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखा है, यहां कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, एफ बोलिए। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया जाता है, एक कांस्टेंट आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये आगे हम इसका यूज करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये इसकी डेफिनेशन बाद में बताई जाएगी, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन अभी भी मैं बता सकता हूं। म्यू इक्वल टू, ये आर यहां मल्टीप्लाई कर रहा है एफ अपॉन आर, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये बड़ी सिंपल सी बात है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं। म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर, ये इसकी डेफिनेशन होगी, ऐसी कौन सी बात है। अब ये फर्स्ट लॉ आ गया। बेटा दूसरा लॉ क्या है, आपको पता है जहां स्पेस कम है तो मैंने इसको एडजस्ट करना है सारा, तो जहां पे 4 लॉज मैंने लिखने हैं, हो ये स्पेस के अंदर, हाउ आई एम राइटिंग, देखो सेकंड लॉ। सेकंड लॉ देखो, ये इतनी मजबूरी है कि मुझे जहीं पे लिखना है, ये भी मैं मिटा के थोड़ा इधर कर देता हूं। अगर आप कहें म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर, ये बात जो है वो जहां अप्लाइड फोर्स भी मिट गया है। तो देखिए जहां पे मैं दूसरा लॉ लिख रहा हूं, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। वो तो मैं कब से आपको अपोजिंग फोर्स बोल रहा हूं। अपोज कब होता है, जब ये बंदा इधर जा रहा है और ये उसके उल्टा जाएगा ऐसे, तो वो तो अपोज ही होगा। तो दैट इज व्हाई फ्रिक्शन इज ऑलवेज, वो कोई भी फ्रिक्शन हो, कोई लिमिटिंग लिखने की जरूरत नहीं, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन DIRECTI, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। बेटा जो अप्लाइड फोर्स है ना, जिस डायरेक्शन में हम अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो हमारे 2 लॉ हो जाएंगे।
तो हमने स्पेस रखी है उनके लिए, हम पूरी लाइन जहां से लिख देंगे तो ये डायग्राम भी एडजस्ट करेंगे। और देखिए जहां पे तीसरे नंबर पे आएगा थर्ड लॉ ऑफ फ्रिक्शन, हमारे पास स्पेस नहीं इतना लिखने की, तो जहां पे क्या गया है, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। देखो ए बॉडी है, अगर जी इसको ऐसे रख दें, इसके वेट के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, ये जो लिखा है। अगर मैं इसके ऊपर रखूंगा और जोर लगाऊंगा इसके साथ होगा तब भी फ्रिक्शन इतनी आएगी, ऐसे रखूंगा एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो गया तब भी फ्रिक्शन अच्छी आएगी, मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट। ये बात आपको बता रहा हूं, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट, मतलब आजाद है, डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द, अब कहां लिखूं मैं, बिटवीन द टू बॉडीज लिखना था, सिंपली बॉडीज लिखी, ठीक है, स्पेस एडजस्ट कर दी थी, वो तो आपको पता ही है कि दो बॉडी के एट द कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज होता है, तो उनका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उसके इंडिपेंडेंट है। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और लास्ट में फोर्थ लॉ, फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल्स, नेचर ऑफ सरफेस एंड मटेरियल, बस इतनी सी बात है। फ्रिक्शन ये फोर्थ लॉ है, फ्रिक्शन डिपेंड्स on the nature, nature, nature of surface, nature of surface and material, दोनों बातें आ गई बेटा। नेचर ऑफ सरफेसेस रफ है या स्मूथ है उनके ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शन, और मटेरियल का काइंड कौन सा है, काइंड के ऊपर भी डिपेंड है। मटेरियल मतलब हो गया काइंड ऑफ मटेरियल, लेकिन हमारे पास इतनी स्पेस है इधर नहीं चलेगी। तो ये था फ्रिक्शन क्या होती है, मेन बात इसमें आपने देखी है, फ्रिक्शन क्या है, अपोजिंग फोर्स, मतलब कि ये अपोज करेगी, लेकिन कब करेगी, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे। बॉडी नहीं मूव करेगी, अगर कम फोर्स लगाएंगे तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, अगर बॉडी वो मैक्सिमम वैल्यू जो उसकी होगी वो लिंकिंग फ्रिक्शन होगी, और जब बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, वेदर इट इज स्लाइडिंग और रोलिंग, बॉडी स्लाइड करती है या रोल करती है वो तो डिपेंड करता है। फिर इसकी फर्दर दो टाइप बन जाती हैं, लेकिन हम काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन ही बोलेंगे। तो अगर हम स्लाइडिंग या रोलिंग फ्रिक्शन बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, इट इज दैट काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन बॉडी इज स्लाइडिंग, तो वो स्लाइडिंग होगी। अगर रोलिंग बोलना है तो इट इज दैट काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन बॉडी इज रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जैसे सरफेस ग्राउंड के ऊपर गाड़ी चल रही है, टायर रोल कर रहे हैं तो वो रोलिंग फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन तो वहां भी है। तो ये फ्रिक्शन जो है बहुत ही काइनेटिक फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन व्हेन वन बॉडी इज मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। फिर हम तीनों को ये ग्राफ बना के समझाए हैं, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत सी होंगी, जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करते जाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो जहां पे कितने पॉइंट मिलेंगे आपको, हर एक पॉइंट के सामने जहां वैल्यू दिखा सकते हैं, लेकिन लिंकिंग फ्रिक्शन एक वैल्यू होगी और मैक्सिमम होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की एक वैल्यू होगी और वो कांस्टेंट रहेगी। ये ग्राफ आपको पता चल गया फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में। और फोर लॉज मैंने आपको जो बताए हैं, पहला क्या है, फ्रिक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल डायरेक्शन, वो तो बॉडी का वेट ही हुआ, क्योंकि वेट के अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन होता है, तो हमने फोर्स के हमेशा अपोजिट ही चलना होता है, वेट नहीं लिखना है, हमने नॉर्मल डायरेक्शन लिखना है। नॉर्मल, जो नॉर्मल क्यों लिखते हैं, नॉर्मल मींस 90 डिग्री, सरफेस पे जो 90 डिग्री बन रहा होता है। तो फिर सेकंड जो है वो भी बता रहे हैं, पहले ही लिख रहे हैं अपोजिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तीसरा जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट, अभी जो मैं एग्जांपल बता रहा था, स्केल को ऐसे रखेंगे,
या ऐसे रखेंगे या ऐसे रखेंगे, एरिया कम है इस साइड में ज्यादा है, तो फ्रिक्शन नहीं चेंज होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो लास्ट में डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द स्मूथनेस, जो है नेचर ऑफ सरफेसेस एंड मटेरियल। ये था फ्रिक्शन क्या है, ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रिक्शन के ऊपर आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।